आंशिका का पनिशमेंट। वंश जैसे पायल में खो ही गया था। उसे बिल्कुल होश ही नहीं था कि वह इस वक्त पायल को किस तरह से किस कर रहा है, और अब पायल को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वह वंश से छुटाने की कोशिश कर रही थी, पर वंश ऐसा नहीं कर रहा था। पायल गुस्से में वंश के होठों को बाइट कर लेती है और वंश उससे दूर हो जाता है और उसे देखने लगता है। पायल गहरी सांसें लेती है और वंश को खुद से दूर करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ यह सब करने की? यह सब गलत है। और यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। पायल को लग रहा था वंश उसका फायदा उठा रहा है। वंश जो अपने होठों से खून साफ कर रहा था, पायल की बातें सुनकर उसे देखने लगता है। पायल की आंखों में आंसू देख वंश के हाथों की मुट्ठियां बन जाती हैं और वह पायल की तरफ बढ़कर उसे गले से लगा लेता है। पायल उससे दूर होने की कोशिश करती है तो वंश उसे कहता है, हिलो मत वरना मैं इससे आगे भी बढ़ सकता हूँ। तो पायल थोड़ी डर जाती है और शांत हो जाती है। वंश उसे ऐसे ही गले लगाए हुए कुछ देर खड़ा रहता है, फिर उससे दूर होता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, कुछ गलत नहीं है, यह मेरा हक है। और फिर उससे दूर होता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, कुछ गलत नहीं है, यह मेरा हक है और मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। पायल भी एकदम तक वंश को ही देख रही थी और उससे पूछती है, क्यों? तो वंश उसके चेहरे के करीब बढ़ता है और उसके कानों के पास जाकर कहता है, बिकॉज यू माइन। और यहाँ कहकर उससे दूर हट जाता है और गेट खोलकर बाहर निकल जाता है। वही पायल तो अब भी वंश की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। उसके कानों में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, यू आर माइन। पायल को ना जाने क्यों वंश की बात दिल को छू गई थी कि वह उसकी है। उसके गले शर्म से लाल हो गए थे। कहीं ना कहीं वह भी वंश को पसंद करती थी। वह यह जानकर कि वंश उसे पसंद करता है, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वह जानबूझकर वंश से लड़ाई करती थी ताकि वह उससे बात कर सके। उसे तो वंश से बात करने का यही तरीका समझ में आता था, पर कहीं ना कहीं वह डरती भी थी, क्योंकि वह जानती थी कि वंश और उसके हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। वह अभी भी यही सोच रही थी कि उसके मोबाइल पर आदि का कॉल आने लगता है, जो नीचे उसका बातें कर। वह अभी भी यही सोच रही थी कि उसके मोबाइल पर आदि का कॉल आने लगता है, जो नीचे उसका बातें कर रहा था। तो पायल जल्दी से खुद को मिरर में ठीक करती है और नीचे भाग जाती है। कुछ ही देर में वे तीनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वहीं अंशिका अभी भी गार्डन में बैठी हुई थी। इस बात से अंजन की किसी की दो नजरें उसे बड़े ही जुनून के साथ देख रही थीं। अभी जो घर आ गया था वह सीधे अपने रूम में जाता है, पर उसे अंशिका नहीं दिखाई देती है। तो वह नीचे जाकर किसी से पूछने ही वाला था कि उसकी नज़र बलकनी में से गार्डन में बैठी अंशिका पर जाती है। वह देख रहा था कि अंशिका कहीं खोई हुई थी। उसने सोच लिया था कि अंशिका को वह किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं जाने देगा, और यही सोचकर उसने फैसला किया था कि वह आज ही अंशिका को लेकर अपने विला चला जाएगा। अभय नीचे जाकर आरती जी से कहता है, माँ, अब अंशिका ठीक है, इसलिए मैं अंशिका को लेकर अपने विला पर जा रहा हूँ। तो आरती जी कुछ कहना चाहती थी, पर वह चुप ही रहती हैं और अभय से कुछ नहीं कहती हैं और वहाँ से अंशिका के पास चली जाती है। वह अंशिका को ऐसे खोए हुए देखकर उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे कहती है, अंशिका। अंशिका आरती जी की आवाज़ सुनकर होश में आती है और उनकी तरफ देखने लगती है। आरती जी उसे बड़े प्यार से देख रही थीं। उनकी ऐसी नज़रें देखकर अंशिका को अपनी माँ की याद आ जाती है और वह अचानक से आरती जी के गले लग जाती है। आरती जी उसकी स्थिति समझ रही थी। भले ही अंशिका और अभी उनको कुछ नहीं बताया हो, पर अभय का घर से बिना बताए चले जाना और अंशिका का। आरती जी अंशिका के सिर को सहलाते हुए कहती है, बेटा, हम जानते हैं कि एक लड़की के लिए यह सब आसान नहीं होता कि अपने माँ बाप को छोड़कर किसी अजनबी इंसान का हाथ पकड़कर उसके घर चली आए और उसे ही अपना सब कुछ माने। हम जानते हैं कि अभय और तुम्हारे बीच कुछ ठीक नहीं है। इसे सुनकर अंशिका शॉक हो जाती है और आरती जी से दूर होकर उन्हें ही अपनी आंसू भरी आंखों से देखने लगती है। तब आरती जी हल्का सा मुस्कान करके अंशिका से कहती है, बच्चों को हमेशा लगता है कि वे अपने माँ बाप से सुनकर अंशिका शॉक हो जाती है
और आरती जी से दूर होकर उन्हें ही अपनी आंसू भरी आंखों से देखने लगती है। तब आरती जी हल्का सा मुस्कान करके अंशिका से कहती, देखो बेटा, हम नहीं जानते हैं कि अभय ने आपके साथ ऐसा क्या किया है कि आप अब इस तरह से खफा हो, और ना ही हम आपसे अभय को जबरदस्ती अपनाने के लिए कहेंगे। जैसे कि अभी हमारा बेटा है, वैसे ही आप भी हमारी बेटी हो, तो हम चाहते हैं कि आप दोनों पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। आरती जी आगे कहती है, आपके मन में हमेशा सवाल आता होगा कि अभय हमारे साथ क्यों नहीं रहता। इसकी वजह तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, पर इतना जान लीजिए कि वह बुरे नहीं है, बस उन्हें अपना प्यार जताना नहीं आता। और अभी की आंखों में हमने कहीं न कहीं आपके लिए प्यार देखा है, और हम यह भी जानते हैं कि आप भी अभय को कहीं न कहीं पसंद करती हैं। अंशिका की आंखों से आरती जी की बातें सुनकर आंसू की एक बूंद गिर जाती है। आरती जी अंशिका की आंखों से आंसू साफ करते हुए उसे कहती है, बेटा तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, अभय आज ही अपने विला जा रहा है और उसने तुम्हें भी अपने साथ चलने के लिए कहा है। तो अंशिका यह सुनकर थोड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे बाकी घरवालों के साथ रहना अच्छा लगता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी और उठकर अपने रूम में चली जाती है और थोड़ी देर में तैयार होकर गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। अभी पहले से उसी का व्हाट्सएप कर रहा था। जैसे ही अंशिका गाड़ी में आकर बैठती है, ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है और अंशिका और अभय तो गाड़ी में अंशिका और अभय एक दूसरे से कुछ नहीं कहते हैं। अभय के दिमाग में तो कुछ चल रहा था, वहीं अंशिका यह सोच रही थी कि क्या उसे सच्ची में अभय से बात करनी चाहिए। यही सोचते हुए वे दोनों विला पहुंच जाते हैं। अभय और अंशिका दोनों विला के अंदर जाते हैं तो अभय अंशिका की तरफ बिना देखे उससे कहता है, रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अंशिका अभी की यह बात सुनकर थोड़ी डर जाती है, क्योंकि उसकी आवाज़ में आज ना जाने कैसा रौब था। अभय ने आज तक उससे इस तरह की बात नहीं की थी। वह हमेशा ही उसे जितना हो सके पोलाइट बिहेव करने की कोशिश करता था। अंशिका अभय को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। वह जानती थी कि अभय को गुस्सा दिलाना वह सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए वह कुछ नहीं कहती है और अभय के पीछे पीछे रूम में चली जाती है। रूम में पहुंचकर अभय सोफे पर बैठ जाता है और अंशिका उसके सामने खड़ी हो जाती है। अभय अंशिका को अपने पास बुलाता है और कहता है, यहाँ आकर बैठो। अंशिका उसके पास छोटे छोटे कदमों से जाने लगती है। अभय उसी को गौर से देख रहा है और उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भावों को देख रहा है। अंशिका खुद से मन में कहती है, ना जाने ये राक्षस हमारे साथ अब और क्या करने वाले हैं। तभी अभय की आवाज़ आती है, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। यह सुनकर अंशिका जल्दी से अभय के पास चली जाती है। अभय उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है और उसके चेहरे को गौर से देखने लगता है। अंशिका भी एक तिक सहमी नज़रों से अभय को ही देख रही है। अभय उससे कहता है, तुमको तो याद होगा कि कैल ने क्या किया था। तो अंशिका को याद आता है कि कैल ने अभय से कितनी बदतमीजी से बात की थी और उसके साथ ऐसा क्यों किया था। इसके साथ ही उसने अभय को थप्पड़ भी मारा था, जिसके कारण अभय का गाल अब भी थोड़ा लाल था। अंशिका अभय के गाल को ही एक तक दे। अभय कहता है, मुझे लगता है तुम्हें याद आ गया होगा कि तुमने कैल क्या किया था। अंशिका उसकी यह बात सुनकर थोड़ा डर जाती है। उसे पता था कि अभय उसे इस तरह से तो नहीं छोड़ेगा। तो अभय आगे कहता है, जो तुमने कैल किया था उसकी सजा के लिए अब तुम तैयार हो जाओ। अभय की इस बात सुनकर अंशिका हकलाते हुए कहती है, सजा? कैसी सजा? और यह कहकर अचानक से खड़ी हो जाती है। तब अभय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह भी खड़ा हो जाता है और कहता है, वह तुम्हें पता चल जाएगा और जल्दी से अपना और मेरा सामान पैक कर लो, हम आज शाम को ही निकल रहे हैं। तो अंशिका उससे पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो अभय उससे कहता है, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, तुम्हारा सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, तुम्हें जो मैं कहूँ बस वही करना है। तो अंशिका थोड़ी डर जाती है। उसे अब डर लग रहा था। वह सोच रही थी, कहीं यह हमें ले जाकर कहीं मारने तो नहीं वाले हैं। इसी सोच में उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है और वह डर से कंपने लगती है। तब अभय उसके सिर से पसीने की बूंदें साफ करता है और कहता है, अपने इस छोटे से दिमाग को इतना कष्ट मत दिया करो, जितना कहा है वह करो। तो अंशिका उससे कहती है, देखिए हुकुम साहब, कैल के लिए हमने जो भी किया है उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं।
पर आप हमें। इससे पहले कि अंशिका कुछ और कहे, अभय उसकी बात काटते हुए कहता है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम आधे घंटे बाद निकल रहे हैं, जल्दी से पैकिंग करके नीचे आओ। और यह कहकर वह बाहर चला जाता है। वही अंशिका तो बस खड़ी रह जाती है और वह अपने मन में कहती है, अंशिका, तूने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तभी उसे ध्यान आता है कि अभय ने सिर्फ उसे 30 मिनट दिए हैं। तो अंशिका जल्दी जल्दी अभय और उसका सामान पैक करने लगती है। सामान पैक करके वह नीचे आ जाती है। अभय उससे सामान लेकर सर्वेंट गाड़ी में रख देता है। अभय अंशिका को नीचे आते हुए देखता है, बाहर की तरफ निकल जाता है और अंशिका भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। अभय और अंशिका दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और हवाई अड्डे के लिए निकल जाते हैं। अंशिका अपने फ़ोन से पायल को मैसेज करके सब बता देती है और कहती है, पायल, अगर हमें कुछ हो जाए तो तुम हमारे माँ बाबा का ध्यान रखना और हमारा फेवरेट टेडी बेयर भी। तो वही अंशिका पायल को मैसेज करके कहती है कि अगर हम ना लौटे तो तुम हमारी फेवरेट ड्रेस भी रख लेना, पर उसे पहनाना मत, नहीं तो हम भूत बनकर तुम्हें डराएंगे। वही पायल दूसरी तरफ अंशिका की ऐसी बातें सुनकर अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, इस लड़की के दिमाग में भगवान जाने क्या क्या चलता रहता है। तभी अंशिका पायल को रोने वाली इमोजी भेजकर कहती है, हमने कल जो हुकुम सा के साथ किया है ना, उसके बाद तो हुकुम सा हमको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वह पायल को रोने वाली इमोजी भेजकर उसे समझाती है कि हमने कल जो हुकुम सा के साथ किया है ना, उसके बाद तो हुकुम सा हमको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंशिका अपने फ़ोन से पायल को मैसेज वही अंशिका पायल को मैसेज करके कहती है कि अगर हम ना लौटे तो तुम हमारी फेवरेट ड्रेस भी रख लेना, पर उसे पहनाना मत, नहीं तो हम भूत बनकर तुम्हें डराएंगे। वही पायल दूसरी तरफ अंशिका की ऐसी बातें सुनकर अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, इस लड़की के दिमाग में भगवान जाने क्या क्या चलता रहता है। तभी अंशिका पायल को रोने वाली इमोजी भेजकर कहती है, हमने कल जो हुकुम सा के साथ किया है ना, उसके बाद तो हुकुम सा हमको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वह पायल को रोने वाली इमोजी भेजकर उसे समझाती है कि हमने कल जो हुकुम सा के साथ किया है ना, उसके बाद तो हुकुम सा हमको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो पायल उसे समझाते हुए कहती है। अभय जो इतनी देर से अंशिका को ही देख रहा था, जब वह देखता है कि अंशिका अभी भी उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, तो वह उसका फ़ोन छीनकर गाड़ी से बाहर फेंक देता है। अंशिका अभय की इस हरकत को देखकर शॉक हो जाती है और वह चिल्लाती है, हुकुम सा, गाड़ी रोकिए, हमारा फ़ोन। तो अभय उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने करीब ले जाता है और अपने दांत पिसते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम किसी के लिए मुझे इग्नोर करो, पूर्णविराम। अंशिका उसकी ऐसी पागलों वाली बातों को सुनकर कुछ समझ नहीं पाती है और उसे कहती है, हमने आपको कब इग्नोर किया? तो अभय उससे कहता है, यह जो तुम 1 घंटे से अपने फ़ोन में लगी हुई थी, पूर्णविराम। तब अंशिका अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है और बदबदाते हुए कहती है, क्या इंसान अपनी आखिरी इच्छा भी किसी को नहीं बता सकता? तो अभय उससे कहता है, तुम क्या बड़बड़ा रही हो? तो अंशिका कहती है, कुछ नहीं हुकुम सा, हम तो बस ऐसे ही। और फिर अभय से छुटने की कोशिश करती है और कहती है, हुकुम सा, आप क्या कर रहे हैं? तो अभय उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, चुपचाप ऐसे ही बैठे रहो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त किसी कर लूँगा। यह सुनकर अंशिका डर जाती है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वह चुपचाप उसी तरह से अभय की बाहों में बैठी रहती है।